नमस्कार। दिन की तरह लगने वाले आज के इस रात को दीपोत्सव कहते हैं, दीपावली कहते हैं। दूरदर्शन परिवार की ओर से, डीडी बिहार परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को दीपोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ और विशेष बधाइयाँ हमारे अन्नदाता किसान भाई एवं बहनों को, जिनकी वजह से हमारे अन्न के भंडार भरे रहते हैं, फल फूल से, अन्न से। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिट्टी के दिए में रुई को तेल या घी में भिगोकर माचिस की तीली से जलता है एक दिया, और एक दिए से अनेक दिए, लगभग असंख्य दिए, और इसे ही तो हम दीप पर्व, दीपोत्सव कहते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में, भारतीय उपमहाद्वीप में ये परंपरा दीपोत्सव की लगातार बनी हुई है, निरंतरता के साथ चल रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विद्युत प्रकाश को गांव-गांव तक पहुंचाया है। इस देश के हर एक घर में विद्युत प्रकाश पहुंचाया है। ये कार्य उनका साध्य और स्वागत योग्य है। लेकिन ध्यान रहे, जीवन दृष्टि में रोशनी भरने का काम सरकारें नहीं करती, बल्कि स्वयं करना पड़ता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा था 2500 वर्ष पूर्व, अप दीपो भवा, यानी स्वयं दीप बनो। जब आप स्वयं दीप बनते हैं तो अंधकार खुद ब खुद मिट जाता है, और अपने मन के अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए आपको दीप बनना ही पड़ता है। अपने अंदर की नकारात्मक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा को, अपने अंदर के विकार को निकालने का काम ही होता है अप दीपो भवा। इस पर्व की देवी है माँ लक्ष्मी। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी ने आज की रात को भगवान विष्णु को पति के रूप में वरण किया था, और इसलिए आज की इस रात को माँ लक्ष्मी के पूजा, साधना और आराधना को समर्पित है। लीजिए दर्शकों, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई कि हमारे जो किसान भाई एवं बंधु हैं, बहनें हैं, वो अपने अपने टीवी सेट के सामने इस समय बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं खबरें खेती की। तो बिना देर किए हम आपको लिए चलते हैं खबरें खेती की ओर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त भेजी गई। जैविक खेती अपनाएं, मिट्टी की उर्वरकता बचाएं। आलू के बीज को शोधित करने के बाद ही लगाएं, रोगों से सुरक्षित रहेगी आपकी फसल। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त के रूप में 1632 करोड़ रुपए की राशि बिहार के 81.60 लाख किसानों के बैंक के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दी गई है। साथ ही 45,000 किसानों के बकाया किस्त के रूप में 9 करोड़ रुपए भी उनके खाते में भेजे गए हैं। इस प्रकार बिहार के किसानों के बैंक के खाते में 1641 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश के सभी रैयत किसान के परिवारों को सहायता देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है, जो किसान के लिए एक आर्थिक बल है। इसके तहत किसानों को 3 बराबर किस्तों में कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। किसान भाइयों, आप 15 नवंबर तक खेतों में आलू लगा लें, और आलू लगाने से पहले आलू के बीज को जरूर शोधित कर लें। बुआई से पहले फसल का बीज शोधन किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। शोधन के बाद बीज की बुआई से फसलों की बढ़वार तो अच्छी होती ही है, साथ ही फसल रोगों एवं कीटों के प्रकोप से सुरक्षित हो जाती है। आलू पर काले रंग के धब्बे भी नहीं बनते और रोग मुक्त आलू की बाजार मांग भी काफी अच्छी होती है। किसान भाइयों, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार आप लोगों को जागरूक कर रही है। खेतों में रासायनिक कीटनाशकों एवं दवाओं का प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है
जैविक कॉरिडोर योजना। इस योजना का उद्देश्य खेती में रासायनिक दवाओं के अनियंत्रित प्रयोग को नियंत्रित करते हुए जैविक खाद से कृषि कार्यों को प्रोत्साहित करना है। वर्मी कंपोस्ट पूरी तरह एक जैविक खाद है जिसे हमारे किसान भाई स्वयं ही तैयार कर सकते हैं। किसान अगर चाहें तो वर्मी कंपोस्ट का स्वयं भी खेतों में इस्तेमाल करें और इसकी बिक्री से भी वे अतिरिक्त आय ले सकते हैं। आज जलवायु परिवर्तन के साथ मिट्टी की घटती उर्वरता कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में जैविक विधि से खेती करना पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए अनुकूल होगा। किसान भाइयों, आलू के अच्छे उत्पादन के लिए बीज बोने से पहले इसके प्रभेदों का चयन आवश्यक है। आलू की आगात किस्मों में कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी पुखराज उन्नत प्रभेद माने जाते हैं, जबकि पिछात किस्मों में राजेंद्र आलू 3 और कुफरी लालिमा को कृषि वैज्ञानिक आलू के उन्नत प्रभेद बताते हैं। वहीं आलू के चिप्स, पापड़ आदि के लिए सबसे उन्नत प्रभेद है कुफरी चिप्सोना। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज सब्जियों की कीमतें उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर हुई। आलू 2000 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 2100 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 4000 से 5000 रुपये प्रति क्विंटल और परवल 3500 से 5000 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में आसमान साफ रहने की संभावना है। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान लगभग 19 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पशुओं को प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण और कृमि की दवा प्रदान करें और उन्हें छाया में रखें और फर्श को ठीक से सूखा और साफ रखना चाहिए। नियमित रूप से सुबह और शाम भोजन के साथ 1 चम्मच नमक देंगे। तो किसान भाइयों एवं बहनों, अभी आपने देखा खबरें खेती। बिल्कुल, खबरें खेती में आपने सरकार की नीतियों को देखा, तकनीकों को देखा। निश्चित तौर पर आप इसका लाभ भी उठाएंगे। तो अब हम बिना देर किए आपको लिए चलते हैं अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर और दिखाते हैं एक ऐसी सफलता की कहानी जो कि बक्सर जिले से आई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मनोज कुमार सिंह की। मनोज कुमार सिंह युवा एवं प्रगतिशील किसान हैं और मधुमक्खी पालन कर स्टार्टअप कर रहे हैं। साथ ही साथ स्टार्टअप करते हुए मधुमक्खी पालन से काफ़ी तरक्की कर चुके हैं और आसपास के जो किसान भाई एवं बंधु हैं ना, उन्हें साथ लेकर चलते हुए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि मधुमक्खी पालन करें और साथ ही साथ समेकित कृषि प्रणाली को भी अपनाएं। तो चलिए देखते हैं खास कहानी। शहद उत्पादन, मत्स्य पालन, नर्सरी, सब्जी उत्पादन, ऐसा है आज का किसान। परंपरागत खेती के दायरे से बाहर निकलकर जलवायु परिवर्तन और जल संकट की चुनौतियों के सामने आत्मविश्वास से आत्मनिर्भर बनता आज का किसान। ऐसे ही किसान हैं बिहार के बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड अंतर्गत रसेन गांव के मनोज कुमार, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप और समेकित खेती को अपनाया, स्वयं आत्मनिर्भर बने और कई अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए। जबकि खुद इन्होंने प्रेरणा ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के किसानों के लिए की गई कल्पना से। 28 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश के बरेली में किसानों की एक रैली को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसान अगर अपनी ज़मीन के 1/3 हिस्से में परंपरागत फसल उगाए, 1/3 में वृक्ष लगाए और 1/3 में समेकित खेती करे
तो मानसून की बेरुखी के बीच भी देश के किसानों की समृद्धि सलामत रहेगी। 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम किसान की इनकम को दोगुना कर देंगे, उसकी आय दोगुना कर देंगे। प्रधानमंत्री की कल्पना की इसी तस्वीर को पूरी तरह साफ करते हैं रसेन गांव के युवा प्रगतिशील किसान मनोज कुमार। यही रसेन गांव है। खेतों की मेड़ पर वृक्ष हैं, वृक्षों के साये में हरियाली है। मगर ये हरियाली मनोज के जीवन की जटिलताओं का जवाब नहीं दे पा रही थी। परिवार की खराब आर्थिक हालत के कारण इंटरमीडिएट के बाद उन्हें पढ़ाई भी बंद करनी पड़ी। तब ये कृषि केंद्र पहुंचे। कृषि वैज्ञानिकों से अपनी समस्या बताई। ये प्रशिक्षण लेने की सलाह दी गई। बस वहीं से मनोज कुमार की जिंदगी की नई सुबह हुई। KVK की सलाह पे ही उन्होंने किसानों का समूह बनाया, सहकारिता विभाग से समूह का निबंधन कराया और नव प्रवर्तन योजना के तहत उद्योग विभाग ने इस समूह को शहद प्रोसेसिंग प्लांट उपलब्ध करा दिया और शुरू हो गया मनोज कुमार का स्टार्टअप। हम लोग का जो जिला प्रशासन के पदाधिकारी हैं, जैसे DM सर हैं और DDC सर हैं, ये लोग सब मिल करके उद्योग विभाग से हम लोग एक मशीन दिलवाए। जो हम लोग मशीन देने से फ़ायदा ये हो गया कि हम लोग जो कंपनी शहद निकालते थे और कंपनी को दे देते थे, वो 100 से 150 रुपये किलो में हम लोग कंपनी को दे दिया करते थे। लेकिन जो हम लोग प्रोसेसिंग प्लांट मिला तो हमारे समूह के जितने भी किसान हैं सब अपना प्रोसेस कर करके और ये हम लोग अपना पैकिंग बना दिए हैं। पैकिंग बना करके मार्केट में देते हैं तो उसको हम लोग 300 से 350 रुपये पर केजी हम लोग को रेट मिल रहा है। इससे हम लोग किसानों का मतलब अधिक प्रॉफिट हो रहा है। मनोज कुमार के द्वारा उत्पादित शहद अब एक ब्रांड बन चुका है और विश्वामित्र हनी बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर एवं बलिया जिलों की सैर कर रहा है। आमदनी अच्छी होने लगी तो मेहनत भी मनोज की लत बन गई। KVK के वैज्ञानिकों की सलाह और मार्गदर्शन में इन्होंने मछली पालन शुरू कर दिया। ये तालाब पियासी, रोहू, कतला और रूपचंदा प्रजाति की मछलियों का आरामगाह बना हुआ है। लगभग 15 कट्ठा में है, एक तालाब मरवाए हैं। उसमें अब तालाब मरवा करके हम लोग उसमें ये कर दिए हैं सर कि प्यासी जो मछली है, प्यासी डाल दिए हैं, रूपचंदा मछली उसमें डाल दिए हैं। इससे भी हम लोग को मतलब डबल फायदा है। मछली से भी हम लोग को डबल फायदा हो जाता है। इसमें ये होता है कि मतलब हम लोग जो भी मतलब मछली में खर्च करते हैं, मतलब हम लोग अभी मान के चले कि लगभग 1.5 लाख का हम लोग उसमें चारा खिला दिए हैं मछली को, और हम लोग अभी मछली निकालने वाले हैं, जिसमें से 2.5 से 3 लाख रुपये का हम लोग प्यासी और रूपचंदा निकल जाएगी। अपनी किसानी को विस्तार देते हुए मनोज ने सब्जी की खेती भी शुरू कर दी। यही सब्जी इनके घर का खर्च निकाल देती है। सब्जी के साथ ही इन्होंने अपनी मां राम राजो देवी के नाम पर एक नर्सरी भी बनाया, जिसमें इस समय 22,000 पौधे हैं। इसमें हम एक फायदा देखे कि मतलब जो 600 रुपये का बीज हम लाए, उससे 5,000 पौधे का हमारा तैयारी हुआ। एक बीज मतलब हमारा मतलब 50 पैसा का नहीं पड़ा और हमारा आज 25 रुपये का वो तैयारी हो गया है। इससे मतलब इसमें जीविका के माध्यम से हम लोग ये मतलब ये हमको अलग दीदी लोग को और फिर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इसमें लगे हुए हैं लोग, इसमें उलाट फेरो घास का घर पतवारों का भी लोग काम करते हैं। नर्सरी में ये पौधों की परवरिश करते हैं और बदले में ये पौधे इन्हें अच्छी कीमत दे जाते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना से प्रेरित होकर मनोज मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र से सिंचाई करते हैं और प्रति बूंद अधिक फसल का लाभ लेते हुए समय, श्रम और लागत कम करते हुए अपने मुनाफे को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज पारंपरिक और समेकित खेती से उन्हें सालाना 14 से 15 लाख रुपए की आय हो रही है। जो पहले हम लोग 6 से 7 लाख हम लोग जो इनकम कमाते थे, अब वही शहद हम लोग मतलब मार्केट में बेच करके
मतलब अब हम लोग 12 से 14 लाख रुपया इनकम हम लोग का हो रहा है। एक वक्त में खुद निराश रहने वाले मनोज आज अपने प्रखंड के बेरोजगारों की एक नई उम्मीद के रूप में उभरे हैं। तो हमारे अन्नदाता किसान भाइयों एवं बहनों, निश्चित तौर पर मनोज कुमार सिंह की जो प्रेरक कहानी है आपको भी काफ़ी प्रेरणा देगी। तो हम आपको फिर से दीपावली की ओर लिए चलते हैं, दीप उत्सव की ओर लिए चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दीप उत्सव का संबंध भी फसलों पर ही है, फसलों से आधारित ही है। और आज के इस विशेष सेगमेंट में हम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से संदेश छिपे हैं इस दीपावली में और आने वाले दीपावली में। दीपावली, दियों की रोशनी से प्रसन्न पृथ्वी, सतरंगी आतिशबाजी से धुआं धुआं होता आसमान, रोशनी में नहाती रंगोली से सजे चौखट, आंगन, घर, झालरों की झिलमिल छटा और हर घर सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी और बुद्धि प्रदाता भगवान गणेश की आराधना। कार्तिक अमावास की काली रात को भी रोशनी से रोशन बना देने वाला यही उत्सव है दीपावली। यही दिवाली है, दीपोत्सव है, दीप पर्व है और प्रकाश पर्व भी। दीपावली यानी दीपों की आवली अर्थात पंक्ति, दीपों की पंक्तियों से सुसज्जित पर्व है दीपावली, जो हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। भगवान श्री राम रावण को मारकर 14 साल के वनवास के बाद जब अयोध्या नगरी लौटे तो अयोध्या की प्रजा ने श्री राम का स्वागत घी के दिए जलाकर किया था। यहीं से भारत में दीपावली का चलन शुरू होना माना जाता है। इस अर्थ में असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरता की ओर चलने का संदेश देने वाला एक आध्यात्मिक पर्व है दीपावली। इस त्योहार का संबंध फसलों से भी है। खरीफ की फसल तैयार हो जाने से खलियान समृद्ध हो जाते हैं और किसान नई फसल रूपी धन लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए यह उत्सव मनाते हैं। दीपावली के अवसर पर घर बाहर साफ सफाई की एक मुहिम से चल पड़ती है, लेकिन स्वच्छता की यह मुहिम सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, प्रतिदिन चलाने की जरूरत है, क्योंकि स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। इसलिए केंद्र सरकार ने भी स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है। किसी अमंगल मुहूर्त में इस उत्सव के साथ आतिशबाजी जुड़ गई। अमावस की रात आध्यात्मिकता को चुनौती देते बेजा शोर और धुएं वाले पटाखे हवा को जहरीला बना देते हैं, वायु और ध्वनि प्रदूषण से गंभीर बीमारियों को न्योता देते हैं। आतिशबाजी के शोर में रोगियों, बुजुर्गों एवं बच्चों को ज्यादा परेशानी होती है। दरअसल आतिशबाजी से सिर्फ ध्वनि और वायु प्रदूषण ही नहीं, पूरे पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर अगर हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ मानव जीवन की हर गतिविधि पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे खेती किसानी भी शामिल है। प्रदूषित पर्यावरण से ही जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से देश का कृषि क्षेत्र ऐसे ही जूझ रहा है और कृषि को बचाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी है। इसलिए जागरूकता के लिए हम आपको एक छोटी सी फिल्म दिखा रहे हैं, जिसमें मानव स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र पर दूषित पर्यावरण के प्रभावों को दिखाया गया है। ग्रैंपा बचाओ! Oh my God, ग्रैंपा save me, बचाओ! अरे खुशी बिटिया, अरे का भवा, अरे काहे डर रही हैं आप? हाँ? ग्रैंपा, देखो ना टेररिस्ट को। टेररिस्ट? आतंकवादी ई घर में? हाँ, आकाश भैया, उसने अभी बॉम्ब ब्लास्ट किया है। अरे भाई, हम तो सचमुच डरा गए थे। ये हमारी पगली पोती का उल्टा सुल्टा बोलती है। ग्रैंपा, आप हमको पोती क्यों बोलते हैं? तो ये बताइए
कि आप हमको ग्रैंपा क्यों बुलाते हैं? क्योंकि आप हमारे ग्रैंपा हो। हाँ, हम आपको पोती इसलिए कहते हैं कि आप हमारी पोती हो। हम आपको दू बोले? आए दू तो हम आपको खू बोले? ए दू। ए खू। तक मजा नहीं आया। हम आपको दद्दू बोलेंगे। चलेगा चलेगा, लेकिन हम आपको खुशी बुलाएंगे भाई। हाँ, आपका पूरा नाम। चलेगा चलेगा। इधर आ बेटे। अरे आकाश बिटिया। दद्दू आकाश नहीं, टेररिस्ट। अरे बिटिया, अरे वो टेररिस्ट नहीं है, वो तो तुम्हारा भाई है, भाई। अरे वो आतंकवादी कैसे हो गया भाई? है? उसे आतंकवादी मत कहिए। क्यों नहीं कहे? जो बम ब्लास्ट करते हैं उन्हें ही तो आतंकवादी कहते हैं ना। मंदिर में, बाजार में, स्कूल बस में आतंकवादी ही तो बम ब्लास्ट करते हैं। वो तो आपको ठीक है मालूम है भाई, लेकिन आकाश बिटुआ बम थोड़े फोड़ रहा है। अरे वो तो पटाखा चला रहा है, पटाखा। रंग रंग पटाखे मीन्स क्रैकर्स, और टीचर कहती है क्रैकर्स से पॉल्यूशन होता है। हाँ, एयर पॉल्यूशन होता है, साउंड पॉल्यूशन होता है, और पॉल्यूशन तो बहुत हार्मफुल है। तुम्हारी टीचर जी एकदम सही कहती हैं भैया। पटाखे से हवा में गंदगी हो जाती है। अच्छा, तो आपको ये सब पहले से मालूम था? हाँ। तो आप पटाखे क्यों चलाते थे? हम पटाखे? अरे ये तुमसे किसने कहा? पापा ने। पापा ने? अरे तुम्हारे पापा तो एक नंबर के झूठे हैं। अरे हमने ऐसा कब कहा? तो आप भी खूब पटाखे चलाते थे और पापा को भी लाके देते थे। चलाते थे, लेकिन सिर्फ दिवाली पर। ओ, तो दिवाली में पटाखे जलाने से पॉल्यूशन नहीं होता है? अरे होता है भाई, होता है। अच्छा दादू, चलिए बताइए, दिवाली क्यों मनाते हैं? जानकारी नहीं मालूम है ना? अरे बेटा मालूम है, मालूम है। पहले आप यहाँ बैठिए। हाँ, शाबाश। जानकारी। एक समय की बात है, एक समय की बात है। दादू जल्दी जल्दी। अरे हाँ हाँ, एक थे राजकुमार राम और उनकी पत्नी थी सीता देवी, और भाई थे लक्ष्मण, और एक था बदमाश रावण। ओह, रामायण? अरे इसकी कहानी तो मुझे पता है। तो आपको पता है ना? तो सुनिए। जब किसी के भी समझाने पर रावण नहीं माना और उसने राम की सीता को वापस करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब राम ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा ली। इस तरह राम जीत गए। राम जी की जीत से ही दीपावली का कनेक्शन है। What? क्या बोल रहे हैं दादू? हाँ भाई, हम एकदम सही कह रहे हैं। कैसे? अच्छा, तो पहले ये बताइए कि राम और रावण की लड़ाई कहाँ हुई थी? लंका में। हाँ, बिल्कुल ठीक। और राम जी का घर कहाँ था? अयोध्या में। बिल्कुल ठीक। आपको तो सब पता है भाई। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान को लंका से अयोध्या पहुंचने में इतने दिन तो लगेंगे ही ना। ओहो। हाँ, और इतने दिनों के बाद जब श्री राम अपनी अयोध्या नगरी में पहुंचे,
तो उनके भाई भरत और अयोध्या के लोगों ने उनकी जीत की खुशी में ढेरों दीपक जलाए और खूब खुशियां मनाई। और पटाखे भी जलाए गए। अब पटाखे क्यों चलाए गए ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है भाई। फिर पटाखे क्यों चलाते हैं? अब पटाखे अरे हाँ, खुशी मनाने के लिए। बट दादू हमको क्रैकर्स एकदम गंदे लगते हैं। हमारी खुशी बिटिया को पटाखे से डर लगता है। दादू पॉल्यूशन। हाँ, पटाखों से पॉल्यूशन भी होता है, इसलिए वक्त की जरूरत को समझिए। बट दादू पॉल्यूशन तो दीपक जलाने पर भी होगा ना? नहीं खुशी बिटिया, दीपक जलाना तो बहुत अच्छी बात है। अरे इससे रोग के कीटाणु दूर होते हैं। हाँ, ओहो, इससे बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम अपने अपने घरों में ढेरों दिए जलाते हैं तो तेल और घी के गंध से नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु कम हो जाते हैं और हम कीटाणुओं के प्रकोप से बच जाते हैं। तब तो हम बहुत सारे दिए जलाएंगे। हाँ, दिए जलाएंगे। तो चलो ना दादू, दीप जलाते हैं और गीत भी गाते हैं। गीत? हाँ, चलिए हम लोग दीप जलाते हैं और गीत भी गाते हैं। हाँ, चलो। तो किसान भाई एवं बंधुओं, इसी लघु नाटिका के साथ कृषि दर्शन कार्यक्रम आज संपन्न होता है और आप सभी से एक वायदा भी हम लेना चाहते हैं कि आप पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पटाखों से परहेज करेंगे और हरित दीपावली मनाएंगे। तो इसी के साथ दूरदर्शन बिहार परिवार की ओर से आप सभी को दीपोत्सव के इस महा उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। तो अन्नदाता किसान भाइयों बंधुओं, इसी लघु नाटिका के साथ आज का यह विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन समाप्त होता है और आप सभी से एक वायदा भी चाहते हैं कि आप सभी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पटाखों से परहेज करेंगे, साथ ही साथ हरित शुभ दीपावली मनाएंगे। दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इस शुभ दीपावली में। तो हमें दे इजाजत, देखते रहे दूरदर्शन। डीडी बिहार के सभी दर्शकों को शुभ दीपावली। इस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप हरित दीपावली मनाएं और शोर शराबे वाले पटाखों से दूर रहें। शुभ दीपावली।